हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनुष्य में पाचन तंत्र तथा उनके कार्य, या फिर मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। स्टूडेंट, ये टॉपिक क्वेश्चन बैंक में या फिर बुक में देखने पर काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे सोचते हैं कि ये याद कैसे होगा, क्या कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लगभग आप सोचेंगे कि हमें ये लगभग याद हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं, जब आप भोजन को हाथों के द्वारा मुंह में डालते हो तो मुंह से आप मुंह में भोजन को दांतों से चबाना स्टार्ट करते हो। तो जब आप मुंह में भोजन को दांतों से चबाना स्टार्ट करते हो तो आपके मुंह में होते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। एक होती है अधोहनुलार ग्रंथि, एक होती है अधोजिह्वा लार ग्रंथि, एक होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। स्टूडेंट, आप रफ और पेन को लेकर बैठिए, जिससे आपको जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे आप उसको नोट करते जाइए। तो देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती है अधोहनुलार ग्रंथि, एक होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि और एक होती है अधोजिह्वा लार ग्रंथि। तो आप जब भोजन को मुंह में ले जाते हैं, चबाते हैं, तो इन लार ग्रंथियों से लार का स्त्रावण होता है। ये लार का स्त्रावण करती हैं और ये लार आपके मुंह में जो भोजन आप चबा रहे हो उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है स्टूडेंट, कि ये लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम होता है, नोटेड टू पॉइंट, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। तो लार में जो उपस्थित एमाइलेज एंजाइम होता है स्टूडेंट, वो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका ये पाचन करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये लार ग्रंथि से स्त्रावित लार ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये लार ग्रंथि क्या करती? लार ग्रंथि लार स्त्रावित करती है। लार में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। क्या कार्य करता है? भोजन को शर्करा में चेंज करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। अब ये भोजन जब आप निगलते हो तो ग्रसिका से होते हुए क्रमांकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन ग्रसिका से होते हुए, ग्रासनाल से होते हुए आमाशय में आता है। आप सोच रहे होंगे सर कि ये क्रमांकुंचन प्रक्रिया कौन सी होती है, क्या होता है क्रमांकुंचन? स्टूडेंट, जब आप भोजन को निगलते हो तो ये आहार नाल फूल जाता है, जहाँ पर भोजन रहता है वहाँ पे फूलता है और उसके पीछे पिचकता जाता है, यानी भोजन को धक्का देने के लिए यह आहार नाल एक अजीब सी क्रिया करता है, फूलने और पिचकने का। तो यही जो फूलने और पिचकने की क्रिया होती है, ये होती है क्रमांकुंचन। स्टूडेंट, क्रमांकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा जब ये भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में पहुँचने के बाद आमाशय में उपस्थित होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है स्टूडेंट? भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन के अम्लीय बनने के फलस्वरूप जो आमाशय में एक एंजाइम होता है स्टूडेंट, वो होता है पेप्सिन। तो जब भोजन अम्लीय बनता है तो पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के बाद तब पेप्सिन एंजाइम कार्य करना शुरू कर देते हैं और वो कार्य करते हैं प्रोटीन पर। तो ये पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप ये होता है कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये भोजन को तोड़ने के लिए प्रोटीन का पाचन करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिला। कौन सा चीज़ मिला स्टूडेंट? यहाँ पे जब भोजन आहार नाल में आया तो सबसे पहले तो HCl का कार्य मिला। HCl क्या किया? HCl का कार्य क्या है? HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और उसके बाद में HCl ही पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है स्टूडेंट, और HCl ही भोजन में आने वाली हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन में बाहर से आने वाली हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। स्टूडेंट, तो आमाशय में पाचन होता है कुछ इस प्रकार। तो जब आप भोजन आमाशय में पचित होकर
धीरे धीरे गृहिणी में, कहाँ पे, गृहिणी में प्रवेश करता है। स्टूडेंट अब गृहिणी में क्या कार्य होता है हम देखते हैं। गृहिणी में ये जो यकृत आप देख रहे हो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो यकृत आप देख रहे हो स्टूडेंट, इस यकृत में ये पित्ताशय है। पित्ताशय जो होता है पित्त रस का स्त्रावण करता है। ओके स्टूडेंट, अब ये पित्त रस जो है इस भोजन जो यहाँ आमाशय से भोजन आ रहा है गृहिणी में, ये पित्त रस जो होता है ये इस भोजन को क्षारकीय बना देता है। स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया कि भोजन आमाशय में अम्लीय बनता है और जब आमाशय से बाहर निकलता है तो पित्तरस उसे क्षारकीय बना देता है। ओके स्टूडेंट, अब ये क्षारकीय बनने के बाद में क्या होता है, जब भोजन को क्षारकीय बनाता है फिर कुछ पाचन तो गृहिणी में ही हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। और जब ये भोजन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो ये आग्नेयाशय आप देख रहे हो, ये आग्नेयाशय है। आमाशय का कार्य जो मैंने बताया वही है, यकृत का कार्य जो मैंने बताया वही है। केवल यकृत कार्य करता है यही कि पित्त रस का वो स्त्रावण करता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता स्टूडेंट। लेकिन ये पित्त रस की भूमिका भी आगे बताने वाले हैं हम आपको कि क्या भूमिका है इसकी पाचन में। जब ये पित्त रस में मिलकर ये क्षारकीय भोजन नीचे आता है, यहाँ अभी ये सब गृहिणी ही आपको दिखाई पड़ रही हैं। जब तक क्षुद्रांत के पहले आपको गृहिणी ही मिलेंगी पूरा। तो गृहिणी में जब भोजन आता है तो यहाँ आग्नेयाशय में आग्नेयाशयिक रस निकलता है। ओके स्टूडेंट, अब आग्नेयाशयिक रस जो होता है वो आग्नेयाशयिक रस में कुछ एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम होता है एमिलेस एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज। ओके स्टूडेंट, तो ये जो यकृत का पित्तरस होता है, ये पित्तरस आग्नेयाशय से निकलने वाले आग्नेयाशयिक रस में जितने भी एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट? आग्नेयाशयिक रस से मतलब आग्नेयाशय से निकलने वाले आग्नेयाशयिक रस में जितने भी एंजाइम होते हैं ये पित्तरस उन्हें सक्रिय कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम को HCl ने सक्रिय किया था, वैसे यहाँ पे पित्तरस आग्नेयाशय के एंजाइम को सक्रिय करेगा। तो स्टूडेंट आग्नेयाशय में मिलता है आपको आग्नेयाशयिक रस, और आग्नेयाशयिक रस में आपको मिलते हैं 3 प्रकार के एंजाइम। एक होता है एमिलेस एंजाइम। एमिलेस एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट? एमिलेस एंजाइम जो है स्टार्च का मतलब ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ओके स्टूडेंट, फिर आप दूसरा एंजाइम होता है इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो यहाँ आमाशय में कुछ प्रोटीन पच नहीं पाया था, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। और तीसरा एंजाइम होता है स्टूडेंट लाइपेज। अब ये लाइपेज जो एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे कार्य आपके गृहिणी में ही संपन्न हो जाते हैं। गृहिणी के बाद अब भोजन प्रवेश करता है स्टूडेंट क्षुद्रांत में। कहाँ पे? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में क्या होता है? क्षुद्रांत एक ऐसा पाचन अंग है स्टूडेंट जो भोजन के संपूर्ण पोषक तत्वों का पाचन कर लेता है। किसका? संपूर्ण पोषक तत्वों का। मतलब ये एक संपूर्ण पाचक स्थल है। मतलब जो यहाँ पे पचित हुए हैं, कुछ यहाँ भी पचित हुए हैं, कुछ यहाँ भी पचित हुए हैं, गृहिणी में पचित हुए हैं, कुछ मुंह से और यहाँ तक यानी गृहिणी तक आप पाचन करते आए हो, लेकिन पूरा पाचन नहीं हो पाया है। तो जो पाचन नहीं हो पाया है ये क्षुद्रांत उसी का पाचन करता है। इसे आप बोलते हैं छोटी आंत। स्टूडेंट जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षुद्रांत में क्या क्या होता है। स्टूडेंट वसा जो होती है
हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व एक होता है वसा। तो ये वसा होती है स्टूडेंट, ये वसा का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में ही होता है। तो कैसे होता है हम इसको बताते हैं। आप यहाँ आग्नेयाशयिक रस में जब यहाँ आमाशय से भोजन चला है और क्षुद्रांत में पहुँचा है, तो क्षुद्रांत में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो इस वसा को पाचन करने में असमर्थ होते हैं, यानी वसा का पाचन ये ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आग्नेयाशय में उपस्थित आग्नेयाशयिक रस जो हैं, आग्नेयाशय में उपस्थित आग्नेयाशयिक रस में जो लाइपेज एंजाइम है, वो लाइपेज एंजाइम वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो जब वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है ये लाइपेज एंजाइम, तो वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को ये क्षुद्रांत आसानी से पचा ले जाता है। ये क्षुद्रांत में उपस्थित होते हैं आंत्र रस, क्षुद्रांत में उपस्थित होते हैं आंत्र रस। ये आंत्र रस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और वसा को ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको मालूम मिल जाते हैं कि वसा का पाचन स्थल क्या है, तो आप तुरंत बताओ कि वसा का पाचन स्थल है क्षुद्रांत। तथा अब पूछता है कि वसा का पाचन कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जब भोजन आमाशय से चलता है तो आमाशय से चलकर भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी में उपस्थित पित्तरस जो होते हैं भोजन को क्षारकीय बना देते हैं। क्षारकीय भोजन जब ग्रहणी में आता है तो आग्नेयाशय से आग्नेयाशयिक रस निकलते हैं, जिसमें उपस्थित लाइपेज एंजाइम जो होता है वो भोजन के क्षारकीय होने के कारण सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद वो लाइपेज एंजाइम वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इस क्षुद्रांत को उस वसा को पचाने में बड़ी आसानी होती है और ये आसानी से उस वसा को पचा लेता है। स्टूडेंट, अब भोजन का पाचन तो लगभग क्षुद्रांत में हो गया। फिर पाचन होने के बाद इस क्षुद्रांत में अंगुली जैसे प्रवर्ध बन जाते हैं। छोटी छोटी अंगुली जैसे प्रवर्ध बन जाते हैं। जैसे आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे कुछ मतलब टेढ़ी मेढ़ी आंतें होती हैं। ये आंतें सीधी भी हो सकती हैं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे मतलब अंगुलियों जैसी प्रवर्ध, मतलब यही प्रवर्ध हैं जो अंगुली जैसी प्रवर्ध आपको बता रहा हूँ मैं। अंगुली जैसी प्रवर्ध यही हैं। तो ये अंगुली जैसे जो प्रवर्ध होते हैं ये भोजन का अवशोषण करने के लिए होते हैं। यानी क्षुद्रांत में जब पूरी तरह से पाचन हो जाता है तो इसमें उपस्थित अंगुली जैसे जो प्रवर्ध होते हैं वो इस भोजन को ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, भोजन को ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। अब जब यहाँ से अवशोषित भोजन हो चुका है, अब जो अपचा हुआ भोजन यानी बिना पचा हुआ जो भोजन है वो आपके बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत में प्रवेश करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, भोजन का कुछ पाचन जैसे जल का पाचन हो जाता है और जो भी पाचन ये बस ज़्यादा काम नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा काम करता है पाचन में, लेकिन इसकी अहम भूमिका ये होती है कि भोजन से जो जल की मात्रा होती है उसका अवशोषण करता है। ये मतलब बड़ी आंत जो होती है क्षुद्रांत में जो आए हुए क्षुद्रांत से जो निकले हुए अपशिष्ट हैं, अपचे पदार्थ हैं, वो बड़ी आंत में आते हैं। अब बड़ी आंत में वो पदार्थ जो होता है वो उत्सर्जन के लिए तैयार होता है, लेकिन उत्सर्जन के पहले ये बड़ी आंत जो होती है उसमें से जल का अवशोषण कर लेती है। ओके स्टूडेंट, और जल के अवशोषण करने के बाद में वो बड़ी आंत उस अपचे पदार्थ को उत्सर्जित कर देता है और ये आपका है मलाशय। मतलब यहाँ वो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उसे ला करके मलाशय में इकट्ठा कर देता है, फिर वो आपके द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जो मलाशय में इकट्ठे अपशिष्ट हैं वो आपके द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। यही है स्टूडेंट पूरे शरीर में पाचन की क्रियाएं, पाचन के अंग और पाचन के अंगों के कार्य।
स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। मेरा वीडियो स्टॉप कीजिए, स्टॉप करने के बाद ज़रूर इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, शार्ट में नोट कर रखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया उसको भी ध्यान दीजिएगा और इसको भी पढ़िएगा। आपको दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध, ज़्यादा संबंध मिलेंगे, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई शक है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा भी करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर समझ में आई होगी। यदि पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ, जो आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगला वीडियो बनाने का मौका दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।